स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले देहरादून से खबर। आज से 4 नई हेली सर्विस की शुरुआत हो गई है। इसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। देहरादून नैनीताल, देहरादून बागेश्वर और हल्द्वानी बागेश्वर के साथ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से मसूरी के लिए भी हेली सेवा शुरू हो गई है। इस दौरान सीएम ने कहा, सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम करने के साथ एयर कनेक्टिविटी पर भी फोकस कर रही है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से फ्लैग ऑफ के साथ मंगलवार को 4 नई हेली सर्विस शुरू हुई। अब नैनीताल और बागेश्वर जिले भी राजधानी देहरादून से कनेक्ट हो चुके हैं, तो हल्द्वानी से भी बागेश्वर को कनेक्ट किया गया है। वहीं देहरादून एयरपोर्ट से सीधे अब सिर्फ 7 मिनट में मसूरी पहुंचा जा सकेगा। देहरादून से बागेश्वर और नैनीताल के लिए हर दिन हेली सर्विस 2 बार चलेगी। ये सफर सिर्फ 1 घंटे में तय होगा, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। किराए की बात करें तो देहरादून से नैनीताल का एक पैसेंजर का किराया 4,500 रुपए होगा। देहरादून से बागेश्वर का किराया 4,000 रुपए, तो हल्द्वानी बागेश्वर का किराया 3,500 रुपए होगा। जबकि जॉली ग्रांट से मसूरी से पहले 1 महीने में हेलीकॉप्टर 1 बार ही उड़ेगा और एक पैसेंजर का किराया 2,578 रुपए होगा। सभी सेवाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे जहां एक और राज्य में हमारे पर्यटन को, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय जो लोग हैं उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। इसके साथ साथ ही चाहे बागेश्वर हो, नैनीताल हो या मसूरी हो, ये हमारे राज्य के बहुत ही सुंदर स्थान है। उत्तराखंड में 18 स्टेशन को हेलीपोर्ट से जोड़ने का काम चल रहा है, जबकि 12 स्टेशन हेली सर्विस से कनेक्ट हो चुके हैं। उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी की सीईओ सोनिका के मुताबिक हेली कनेक्टिविटी का नेटवर्क बेहतर किया जाएगा। वहीं पूर्व सीएम और गवर्नर रहे भगत सिंह कोश्यारी ने पहली उड़ान में अपने गृह जिले बागेश्वर आने पर खुशी जताई। ये हवाई सुविधा, हवाई यात्रा की सुविधा अति आवश्यक थी और इसीलिए पिछले 5-6 सालों में हमारे यहाँ कोशिश की जा रही है कि छोटी छोटी जगहों को भी, जहाँ हवाई अड्डे नहीं भी हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जाए। और आज काफ़ी जगहों पर पहले ही हवाई यात्रा शुरू हो गई है। वंशारी दूरस्थ इलाके तक हो गई है। अब यहाँ आज बागेश्वर, नैनीताल और कुछ और जगहों के लिए भी आज यहाँ से हवाई यात्रा की शुरुआत है। मसूरी जा रहे हैं सर। अभी हम यहाँ से सफारी के जहाज में है, यहाँ से वो नई सर्विस शुरू हुई है। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे मसूरी के लिए सर। कितना टाइम लगेगा? ये सब 5 मिनट की राइड है सर यहाँ पे। 5 मिनट की। और रोजाना रहेगी अब कंटिन्यू जॉली ग्रांट से मसूरी। उड़ान सेवा से उत्तराखंड में घंटों का सफर मिनटों में पहुंच चुका है, तो गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत और अल्मोड़ा के बाद अब नैनीताल और बागेश्वर भी कनेक्ट हो चुके हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पचवादून में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आज भी जारी रही और सहसपुर में प्रशासन की टीम ने 12 और अवैध मदरसों को सील किया। मदरसा संचालक के पास पूरे पेपर नहीं थे, जिस पर एक्शन हुआ है। विकास नगर में अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई कई दिनों से चल रही है और अभी तक 31 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। तो उत्तराखंड में जिस तरह से अवैध मदरसों पर एक्शन हो रहा है, उसके बाद पिछले 2 महीनों में मदरसा बोर्ड में 80 से ज्यादा मदरसों के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आ गए हैं। इनमें से 40% के एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो गई है। देखिए,
उत्तराखंड में 415 मदरसा बोर्ड संचालित करता है, लेकिन जब से अवैध मदरसों पर कार्रवाई होने लगी है, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदनों की संख्या 2 गुनी हो गई है। कई साल से चल रहे जिन मदरसों का अब तक रिकॉर्ड नहीं था, वो भी एप्लीकेशन के लिए सामने आए हैं। पिछले 2 महीनों में 88 मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया, जिनमें से 37 मदरसों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। ऐसे में अब मदरसा बोर्ड इनको पेपर वर्क पूरा करने के लिए कह रहा है। अभी लगभग 88 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी नवीन मान्यता के लिए, जिसमें से 51 के नॉर्म्स पूरे थे और 37 उनमें से ऐसे थे जिनके कुछ कागजात में कमी थी। उन्हें हमने कहा है कि आप इन्हें पूरी करिए, और जिन्हें हमने दिया है उनके कागजात पूरे थे। वहीं इन दिनों विकासनगर में प्रशासन की टीम लगातार बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई कर रही है, जिसमें शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक विभाग और MTDA और पुलिस टीम मौजूद है। अब तक 30 से ज्यादा मदरसों पर एक्शन लिया गया है। जो अपंजीकृत मदरसों के खिलाफ जो अभियान चल रहा था, उसमें जो अभी तक की कार्रवाई विकासनगर तहसील में हुई है, उसमें टोटल 31 मदरसों को सील किया गया है और अभी जांच की जा रही है। अगर कुछ अपंजीकृत और पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक उत्तराखंड में कितने मदरसे चल रहे हैं, इसका डाटा ना तो प्रशासन के पास था, ना ही मदरसा बोर्ड के पास। लेकिन सरकारी कार्रवाई के चलते डर इतना जरूर हो गया है कि अभी तक अवैध रूप से मदरसे चला रहे संचालक सामने आने लगे हैं। विकासनगर से कुलदीप चौहान के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हल्द्वानी के बनभुलपुरा हिंसा के 22 और आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले भी 50 आरोपियों को जमानत कोर्ट दे चुका है। नैनीताल पुलिस के द्वारा तय समय में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं करने का फायदा हिंसा के आरोपियों की जमानत में मिल रहा है। निचले कोर्ट से जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद सभी आरोपियों ने डिफॉल्ट बेल हाई कोर्ट में लगाई और खुद को बेगुनाह बताया। साथ ही कहा कि पुलिस ने चार्जशीट ही दाखिल नहीं की। जावेद सिद्दीकी, शहनवाज, रईस अहमद, अब्दुल माजिद सहित सभी आरोपियों ने पुलिस की चार्जशीट को जमानत का आधार बनाया। बीते साल 8 फरवरी को बनभुलपुरा में हिंसा, आगजनी के साथ पत्थरबाजी हुई थी। इस मामले में पुलिस को जो रिपोर्ट कोर्ट में 90 दिनों में दी जानी चाहिए थी, वो नहीं दी गई, जिसके चलते आरोपियों को जमानत मिल रही है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी इस बहस को स्वीकार करते हुए पाया कि पुलिस द्वारा जो चार्जशीट विलंबता फाइल की गई है और माननीय मजिस्ट्रेट ने जो उनको समय बढ़ाया है चार्जशीट फाइल करने का, वो अवैध है, इलीगल है। अतः इस आधार पर सभी अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। उधम सिंह नगर पुलिस के 300 जवानों ने यूपी के बरेली पहुंचकर नशे के सौदागरों पर बड़ी स्ट्राइक का दावा किया और नशे पर बड़ी चोट की बात कही। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आ गया जब बरेली पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए और यहां तक कह दिया है कि जो भी लोग उत्तराखंड पुलिस ने पकड़े हैं वो पूरी तरीके से बेदाग हैं। देखिए रिपोर्ट। ये नशे के सौदागर का एक चेहरा है, लेकिन कुमाऊं में उत्तराखंड पुलिस पिछले 6 महीने में ऐसे 110 से ज्यादा नशा तस्करों को पकड़ चुकी है। उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि यूपी के बरेली से नशा लाकर ये लोग उत्तराखंड को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। पुलिस की जांच में तथ्य भी लगातार सामने आ रहे हैं कि बरेली का फतेहगंज और अगरास इस नशे का अड्डा बन चुका है। नशे का जो प्रचलन समाज में बढ़ा है, उसकी रोकथाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ड्रग फ्री देवभूमि का अभियान चलाया गया और जितनी भी पुलिस की टीम है, जितने भी पुलिस की यूनिट्स हैं, इस नशे की जो कुरीतियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी संदर्भ में हमारी जो लालकुआ थाने की टीम और एसओजी के द्वारा कल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन जो है वो हमने बरामद किए हैं। प्रारंभिक तौर से ये लोग उत्तर प्रदेश बहेड़ी से नशीले इंजेक्शन लाते थे और यहाँ लाकर सप्लाई करते थे।
हालात ऐसे हैं कि उत्तराखंड पुलिस यूपी पुलिस को कई दफा इन नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिख चुकी है, सहयोग भी मांग चुकी है। यूपी की सीमा से लगे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पुलिस कप्तान तो यूपी में बैठे नशे के सौदागरों से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने इस इलाके में स्ट्राइक तक कर डाली। 70 गाड़ियों में सवार होकर 300 पुलिसकर्मी यूपी के बरेली पहुंचे और घरों में दबिश दी, कुछ लोगों को पकड़ा भी। इन अभियुक्तों से जो पूछताछ की गई उसमें बॉर्डर के एरिया के कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां ये नशे के तस्कर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। उस आशियाने को चिन्हित करने के उपरांत कल उधम सिंह नगर पुलिस के लगभग 300 कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा उन क्षेत्रों में रेड मारी गई, जिसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे अन्य क्षेत्र भी हमने चिन्हित किए हैं, जल्द ही इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अपराधी जो नशे का व्यापार करते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। बरेली पुलिस का कहना है कि उन्हें इस एक्शन की कोई जानकारी पहले नहीं दी गई थी और जिन लोगों को भी उत्तराखंड पुलिस ने टारगेट किया था, यूपी पुलिस के मुताबिक ज्यादातर पर कोई केस ही दर्ज नहीं है और ज्यादातर बेदाग हैं। वहाँ पे जो मकान थे और रिहायशी एरिया है उसकी तलाशी भी ली गई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति से, किसी मकान या किसी परिसर से किसी अवैध मादक पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई है। जो 16 व्यक्ति हिरासत में लिए गए थे उनमें से 15 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हमारे द्वारा जब इन 15 व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास चेक कराया गया है तो उनमें से 14 के विरुद्ध कोई FIR पंजीकृत होना नहीं पाया गया है। एक व्यक्ति के विरुद्ध मारपीट की एक FIR पंजीकृत होना पाया गया है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक बरेली का पश्चिमी फतेहगंज और अगरास इलाका स्मैक, हेरोइन, इंजेक्शन जैसे नशे का अड्डा बन चुका है। यहाँ से न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि हरियाणा, हिमाचल और पंजाब तक नशे की सप्लाई हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ बरेली पुलिस का साफ कहना है कि हम लगातार नशा तस्करों पर एक्शन कर रहे हैं और इस बार उत्तराखंड पुलिस की हुई कार्रवाई पर भी सीधे सीधे बड़े सवाल खड़े कर दिए। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आईसीसी चेयरमैन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का पीए बनकर होटल मालिक को ठगने वाले युवक को हरिद्वार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपी पिछले 5 दिनों से नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित होटल में रौब जमाकर ठहरा हुआ था। संदेह होने पर पुलिस से शिकायत की गई। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ की तो मामले का बड़ा खुलासा हुआ। 35 वर्षीय आरोपी अमरिंदर सिंह पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश कर दिया है। आरोपी के पास से एक आईसीसी का आईडी कार्ड और जय शाह के साथ आरोपी की फोटो भी बरामद हुई है। पूछताछ की गई। पूछताछ में इसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि इसके द्वारा इस तरीके का एक फर्जी तरीके से अपने आइडेंटिटी आई कार्ड बना के लोगों को प्रभाव में लेके उनसे पैसे ऐंठने की नीयत से ये कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस ने आज इसको हिरासत में लेके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है और इसके पूर्व के जो इतिहास है उसके बारे में भी हम लोग इसमें पता लगा रहे हैं। सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सुरक्षा में हुई चूक मामले में सचिवालय सुरक्षा में तैनात 5 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। एसएसपी सुरक्षा मंजू नाथ टीसी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया, सीएम सुरक्षा में हुई चूक के मामले में जांच में 5 जवानों की लापरवाही पाई गई। दूसरी तरफ सचिवालय प्रशासन ने मामले में चुप्पी साध दी है। बार बार कॉल करने के बावजूद भी सचिवालय प्रशासन सचिव दीपेंद्र चौधरी ने फोन नहीं उठाया। देहरादून से खबर, जहां होली से पहले प्रशासन अलर्ट है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नकली पनीर और मावे की खेप को पकड़ा है। 300 किलो नकली पनीर और 100 किलो नकली मावा पकड़ा गया है। नकली मावा पनीर मसूरी भेजा जा रहा था। और रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के पास चारधाम यात्रा के मुख्य मार्ग जवाड़ी बाईपास पर बने पुल के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इसके बाद बाईपास पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी बाईपास का निरीक्षण किया। उन्होंने तत्काल सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ये बाईपास अभी कुछ साल पहले ही बना है, लेकिन मंगलवार को जब पुल के पास काम चल रहा था तभी अचानक सड़क का लगभग 40 मीटर हिस्सा धराशायी हो गया। सड़क से अभी भी धंसाव चल रहा है।
जिला मुख्यालय में जाम की भयावह समस्या पैदा हो रही है। कल से इसमें लोड टेस्ट किया था, कल से ही काम स्टार्ट किया था। तो चूँकि इसका जो सॉइल है उसकी सॉइल पूरा लूज टाइप की है और इसका एंगल ऑफ रिपोज भी काफ़ी कम था, इस वजह से ये गिर रहा था लगातार और ये गिरना ही था मतलब। तो आज से हम लोगों ने मतलब इसमें फाउंडेशन खोद रहे हैं हम लोग और पीसीसी स्टार्ट कर देंगे और इस साइड का ट्रैफिक हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खोल दें और ये पूरा काम 80 मीटर वॉल बननी है दोनों साइड में। अभी हम रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के जवाड़ी बाईपास पे हैं और ये जो रूट आप देख रहे हैं ये है जो चार धाम यात्रा का अहम मार्ग, ये है मुख्य मार्ग, ये है बाईपास है। और आज वो यहाँ पर जो निर्माण कार्य चला, दोनों पुल के किनारों पर जो निर्माण कार्य चला था, उस दौरान यहाँ पर जो सड़क का बड़ा हिस्सा यहाँ पर ढह गया था और उसके बाद अब यहाँ पर जो है वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। ये पुल अभी कुछ सालों पहले ही बनाया और लेकिन सबसे बड़ा वजह यहाँ पे सवाल ये उठे कि जब इस पुल का निर्माण हुआ था उस दौरान इसके किनारों पे जो साइड वर्क होता है वो क्यों नहीं किया गया और अब इसको जो एनएच डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किया जा रहा था। लेकिन इस बीच आज सुबह ही पूरा इस सड़क के हिस्से में दोनों तरफ बह गया। आप देख सकते हो वहाँ पर सकरी जो सड़क वहाँ पे अब शेष मात्र बची हुई है लेकिन वो भी लगातार ढह रही है। और इससे जो समस्या ये है कि यहाँ जो बाईपास से वाहनों का आवागमन जब बंद हो चुका है तो जिला मुख्यालय में जाम की भयावह स्थिति वहाँ पे बनी है। लोगों को घंटों वहाँ पे वाहनों में फंसा रहना पड़ रहा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें कुछ युवा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पुतले को बम ब्लास्ट से उड़ा देते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर लिखा कि यह धमाका केवल सांकेतिक था, समय के साथ वास्तविक धमाका प्रदेशवासियों को देखने को मिलेगा। और पुतले को बम से उड़ाने के वीडियो पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि शरारती तत्वों की ये हरकत इस शांत प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है। पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। ये इस शांत प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों की भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है और साथ ही साथ हम सरकार से ये डिमांड भी करते हैं कि जो लोग इस शांत प्रदेश को इस तरह के वीडियो डाल करके अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और उत्तर प्रदेश के इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर पर विवाद बढ़ने लगा है। उत्तराखंड में ब्राह्मण समाज ने और तीर्थ पुरोहितों ने इसे लेकर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि ये मंदिर हुबहू केदारनाथ धाम जैसा है, लिहाजा इस पर आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उन्हें ब्राह्मण समाज के पत्र मिल रहे हैं और इन पत्रों को यूपी सरकार के साथ शेयर किया जा रहा है। संतों का कहना है कि केदारनाथ धाम जैसा मंदिर दूसरा नहीं बनाया जा सकता। आपको बता दें कि इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर का कुछ दिनों पहले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दौरा किया था। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने भी एक पत्र शायद दिया है जिसमें कई लोगों ने विरोध किया है कि उसकी बिल्कुल 2 कॉपी बनाया गया है मंदिर को। नहीं, अभी जो भी पत्र हम लोगों को दिए गए हम लोग उस पत्रों को वहाँ की सरकारों को अग्रसारित करेंगे। आने वाले कुछ सालों में उत्तराखंड रोपवे स्टेट के नाम से भी जाना जाएगा। उत्तराखंड में 1-2 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा रोपवे लगाने की तैयारी है, जिसमें से 2 रोपवे केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। उत्तराखंड में विषम परिस्थितियों वाले हेमकुंड साहिब और केदारनाथ ट्रैक पर केंद्र सरकार ने इसी महीने 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिन पर आने वाले दिनों में जल्दी काम शुरू हो जाएगा। वहीं काठगोदाम से हनुमानगढ़ी नैनीताल के लिए भी 14 किलोमीटर लंबे रोपवे की डीपीआर तैयार कर ली गई है। भविष्य में राज्य के अन्य हिस्सों में भी 49 ऐसे ही रोपवे बनाए जाएंगे, जिनमें उत्तरकाशी में 7, नैनीताल में 4, टिहरी में 4, पिथौरागढ़ में 5, अल्मोड़ा में 7, पौड़ी में 8, चमोली में 3, बागेश्वर में 4 रोपवे प्रस्तावित हैं, जिनका केंद्रीय एजेंसी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इन दिनों फिजिबिलिटी टेस्ट कर रही है। पर्वतमाला स्कीम के अंतर्गत NHLML के द्वारा टोटल 49 प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें से केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे के लिए NHLML द्वारा ऑलरेडी कार्रवाई कर दी गई है और निविदाएं आमंत्रित हो गई हैं। और काठगोदाम टू नैनीताल
एक रोपवे परियोजना है जिसके लिए भी उन्होंने डीपीआर का तैयार कर लिया गया उनके। ये सभी प्रोजेक्ट केंद्र की पर्वतमाला स्कीम के तहत प्रस्तावित किए गए हैं। इन 49 रोपवे के अलावा राज्य सरकार 3 अन्य रोपवे भी बना रही है जो निर्माणाधीन है। देहरादून से मसूरी के बीच 5.5 किलोमीटर लंबा रोपवे निर्माणाधीन है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक 3.5 किलोमीटर का लंबा रोपवे है। वहीं टनकपुर में ठुलीगाड़ से पूर्णागिरी मंदिर तक 1 किलोमीटर लंबा रोपवे निर्माणाधीन है। मसूरी रोपवे और यमुनोत्री रोपवे की कार्रवाई गतिमान है, जिसकी संभावित कंप्लीशन डेट इज सितंबर 26 एंड 27। उत्तराखंड में बन रहे ये सभी रोपवे धार्मिक स्थलों, पर्यटक स्थलों को जोड़ते हैं। यानी कि इन रोपवे के अस्तित्व में आने के बाद राज्य के प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थल रोपवे से कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पहुँच आसान होने पर राज्य में पर्यटन और तीर्थाटन को भी नए पंख लगेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और होली की शुभकामनाएं दी। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने भी सीएम आवास में जाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को होली की बधाई दी है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में होली मंगल मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मंगल मिलन समारोह में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने शिरकत की। होली मंगल मिलन समारोह में नेताओं ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाए। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मंगलवार को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो मसूरी के लिए रवाना होंगे। मसूरी में क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन की शादी में शामिल होंगे। महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनकी पत्नी साक्षी भी पहुंची हैं।